Hello students, welcome to my YouTube channel with Electrostatics Physics लेक्चर नंबर 3। तो आज का हमारा टॉपिक है कूलॉम्ब्स लॉ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उनके बारे में हम जानेंगे। तो एक कूलॉम्ब्स लॉ एक हमारे साइंटिस्ट थे, फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे कूलॉम, जिन्होंने 1785 ईस्वी में दो पॉइंट चार्ज का मतलब बहुत ही सूक्ष्म ऐसे आवेश जो जिनके बीच की दूरी, दो आवेश जिनके बीच की दूरी उनके जो परिमाण होते हैं उसकी अपेक्षा बहुत ही अधिक होती है, ऐसे आवेशों के लिए नियम दिया जिसे कूलॉम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या स्टेट्स दिया? इनके अकॉर्डिंग था कि किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, अब चूंकि हम स्थिर वैद्युत की पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे स्थिर आवेशों की बात होगी, तो किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी, जो आवेशों के बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा जो ये बल होता है इन दोनों आवेशों के बीच को मिलाने वाली जो रेखा होती है उस रेखा के अनुदिश होती है। कहने का मतलब क्या हो गया? सपोज ये हमारे Q1 Q2 दो आवेश हैं, इनके बीच का सेपरेशन R है। तो जो इनके बीच का जो अट्रैक्शन अथवा रिपल्सन फोर्स होता है वो होता है इन आवेशों के गुणनफल के प्रोपोर्शनल, यानी Q1 Q2, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच का जो सेपरेशन होता है उसके वर्ग के। तो अगर हम इनको लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा यहां से, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक, अनुदिश का मतलब कि जो ये बल होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, वह या तो इस दिशा में या तो इस दिशा में, यानी कहने का मतलब जो इन दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा दिख रही है इसी रेखा की दिशा में होती है, ना कि इस दिशा में होती है, इस दिशा में नहीं होती, बल्कि इन्हीं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो इसके अनुसार से अगर हम फार्मूला लिखे तो क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 एंड F इज प्रोपोर्शनल टू 1 में R स्क्वायर, फर्स्ट मान ले इसको सेकेंड, तो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या मिल जाएगा यहाँ से, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 में R स्क्वायर R, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 R स्क्वायर।
जहां पे के क्या है, एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁻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 
है। अब यहां से एक नया कांस्टेंट हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एप्सिलॉन नॉट। इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या निर्वात की वैद्युत शीलता, निर्वात की वैद्युत शीलता। तो ये जो निर्वात की जो इलेक्ट्रो यहां से देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये फोर्स हम देख रहे हैं किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला तो क्या हो गया, आवेशों के गुणनफल के अनुपाती, यानी यदि आवेश बढ़ेगा, दोनों आवेश में से कोई भी आवेश बढ़ता तो हमारा फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकंड क्या है, जो इनके बीच का सेपरेशन है, डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर सेपरेशन बढ़ता है तो क्या होगा, इनका जो फोर्स होता है और डिक्रीज होगा यानी घटेगा। थर्ड चीज क्या इसमें है, थर्ड आपका ये मैटर है कि इसमें जो एक परमिटिविटी है यानी एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, माध्यम है, तो माध्यम के ऊपर भी डिपेंड करता है। अलग अलग माध्यमों में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है अलग अलग होता है। जैसे अगर हमें अपने लिए हम बता रहे कि अगर हमें जल में चलना हो, हमारी एक्टिविटी जल में कुछ अलग होगा, डिफिकल्ट होगा, और एयर में अगर हमें चलना हो तो हमारी एक्टिविटी कुछ इजी होगा, इजीली हम चल लेंगे। इस तरह से ये भी जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये भी मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर यहां से हम देखें तो कुछ हमें यहां से 11 की तरफ जाए, ये फोर्स हमें ग्रेविटेशनल फोर्स से कुछ मैच करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, वहां पे न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स था कि किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण होता है, डिफरेंस क्या देखो, यहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों है, लेकिन वहां पे क्या था ग्रेविटेशनल में, केवल बल आकर्षण बल था। तो जो दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल होता था वह पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती होता था, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। यानी इनवर्स नियम दोनों में ही लगता था, 1/r², ये नियम दोनों में लगता था। वहां पे m1 m2, यहाँ पे q1 q2। यहाँ पे नियतांक क्या आया था, g आया था, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते थे। इसका वैल्यू होता था 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये हमने 11 में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आ गया F इक्वल टू कितना, K Q1 Q2 अपॉन में r², K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, यहाँ पे K इक्वल टू तो मैंने बता दिया क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको 9 × 10 की घात 10⁻9 करते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होता है, 8.85 × 10⁻12। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इसका जो यूनिट होता है इसका अपोजिट होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि और ये दोनों अपोजिट का रिलेशन रखते थे, यहां से इसका जो यूनिट होगा वो भी अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा कूलम का नियम है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के यह बल अनुदिश कार्य करता है। अब इस नियम का जो है कुछ वरीड होता है, कुछ नियम इसकी कुछ कह सकते हैं हम शर्तें होती है जहां तक ये बाउंड होती है। जैसे जो ये इसका जो मान होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का, तो ये डिपेंड करता है किस पे, कि दोनों जो चार्ज होते हैं पॉइंट चार्ज होने चाहिए। कहने का मतलब जो इनके बीच की दूरी होती है इन चार्जेज की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, चार्ज उस दूरी की अपेक्षा में बहुत अधिक होता है, सॉरी छोटे दिखाई देते हैं। जैसे हम कह सकते हैं हम यहाँ पे हैं और हमें तारे क्या दिखाई देते हैं, छोटे दिखाई देते हैं। तारे क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। छोटे क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि इन दोनों स्थिति में क्या होता है, अब दूरी बहुत अधिक हो जाती है, इसलिए जो हमारे तारे होते हैं पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं। सेम इस तरह से चार्ज होते हैं
पॉइंट चार्जेस बन जाते हैं क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, सेपरेशन होता है, बहुत ही अधिक होता है। सेकंड क्या होता है, जो मिनिमम सेपरेशन होना चाहिए दो पॉइंट चार्जेस के लिए, क्या होना है, मिनिमम सेपरेशन तभी एक कूलम्ब का नियम फॉलो करता है जब मिनिमम सेपरेशन कितना होना चाहिए, 10 पावर माइनस 15 मीटर। इससे अगर अधिक सेपरेशन हुआ, सॉरी कम सेपरेशन हुआ तो कूलम्ब का नियम नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि वहां पे तब न्यूक्लियर फोर्स कार्य करने लगता है। न्यूक्लियर फोर्स बोले तो क्या होता है, नाभिकीय बल वहां पे कार्य करने लगता है। इसीलिए इसकी जो शर्तें हैं तो होती है कि कम से कम इनके बीच का डिफरेंस होना चाहिए 10⁻⁻15 मीटर, और इनके बीच की जो दूरी होती है इनके चार्ज की अपेक्षा बहुत अधिक होना चाहिए। नोट कर लें। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या इसमें हमने पढ़ा, कूलम्ब का नियम, इसकी कंडीशंस पढ़े, और कमेंट में जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। अगले दिन इसके न्यूमेरिकल भी हम बताएंगे। और इसमें देखो एक पॉइंट है, क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल तथा गुरुत्वीय बल का अनुपात क्या होगा। हमें यहाँ पे रेशियो निकालना है किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो हमें फार्मूला इसका पता है, और इलेक्ट्रॉनों के लिए निकालना, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m होता है, हमें पता है 9.1 × 10⁻31 kg। और पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए क्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। और कांस्टेंट हमें दोनों ही पता है कि कैपिटल G इक्वल टू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, एंड K इक्वल टू कितना होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो हम निकाल लें, यहां से कितना हो जाएगा, Fe/G फार्मूला रखते हैं, Fe इक्वल टू होता है K Q1 Q2 में R स्क्वायर, Fg इक्वल टू G M1 M2 R स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या फाइंड आउट हो गया, Fe/में F, G इक्वल टू वैल्यू रख दो K का 9 × 10⁻9, Q1 का 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर कर दो, सेम चार्जेज है। और G का मान कितना होता है 6.67 × 10⁻11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर कर दे क्योंकि दोनों इक्वल इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 9.31 × 10⁻31 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में Fe/में F, G इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ऐसे देखो लगभग सब कट जाता है, क्या होता है 10 की पावर में लिखते कि नियर अबाउट वैल्यू उतना काटने में टाइम लगता है, केवल हमें एक नियर अबाउट वैल्यू बताना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻9 ऊपर हो गया, और कितना हो गया यहाँ पे 10⁻−38, नीचे 10⁻62 माइनस का ऊपर जाएगा, तो Fe/में Fg इक्वल टू हो जाएगा 10⁻81 इंटू 82, हाँ 62, ठीक 81, यहाँ से -38 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा Fe/में Fg इक्वल टू 10⁻43।
यानी जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है वह ग्रेविटेशनल फोर्स का 10 पावर 43 टाइम्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आपका अधिक होता है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। इसको लिख ले क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दे दिया जैसे होता है, जैसे आपका 10 पावर 10, 10 पावर 20, 10 पावर 30, 10 पावर 40, इस तरह से आपसे देता तो हमारा जो सबसे नियर अबाउट क्या 10 पावर 40 है हमारा आंसर हो जाता है इसका, अगर आप चित्र दिए हो। तो वीडियो को कमेंट करके बताएं कैसा लगा। इसके आगे अगले दिन इस पे न्यूमेरिकल कुछ बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।